हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है ए कोर्ट रिकॉल दैट इम्पैक्ट्स द राइट ऑफ द एक्यूज्ड। इस हेडिंग का मतलब क्या है पहले हम लोग समझ लेते हैं। कोर्ट ने रिकॉल किया उस चीज़ को जो इम्पैक्ट डाल सकती है दी राइट ऑफ द एक्यूज्ड। जो राइट्स हैं एक्यूज्ड के, एक्यूज्ड क्या है? जिसके ऊपर आरोप लगाया जाता है। ठीक है, जो आरोपित पर्सन है वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, उसको बोलते हैं एक्यूज्ड। अगर आपके ऊपर आरोप लगाया गया है तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? एक्यूज्ड पर्सन बोलते हैं। तो क्या होगा, कोर्ट ने रिकॉल किया उस चीज़ को जो इम्पैक्ट डाल सकता है किसके अधिकारों पे? जो एक्यूज्ड पर्सन है उसके अधिकारों पे। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग। एक एक लाइन को मैं हिंदी में पढ़ाऊंगा। कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी उसको मैं आपको साथ साथ में नोट करवाता चलूँगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। क्या लिखा हुआ है? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज ऑर्डर ऑन May 1 सीकिंग टू रिकॉल इट्स ओन डिसीजन इन रितु शाबरिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अपॉन द इंसिस्टेंस ऑफ सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता दैट सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज वर फेसिंग डिफिकल्टीज ही कॉज्ड कंसर्न अमंग लीगल प्रोफेशनल्स। तो क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जो इंडिया है ना, उन्होंने May 1 को क्या किया? सीकिंग मतलब किसी चीज़ के लिए कोशिश करना। तो क्या किया? ट्राई टू रिकॉल इट्स ओन डिसीजन, मतलब उन्होंने अपने जो उनका डिसीजन था खुद का उसको रिकॉल किया इन रितु शाबरिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में जो जजमेंट आई थी उसको रिकॉल किया अपॉन द इंसिस्टेंस। इंसिस्टेंस का मतलब होता है डिमांड। किसकी डिमांड पे? जो हमारे सॉलिसिटरी जनरल है ना, उनकी डिमांड पे क्या किया उन्होंने? उस केस को रिकॉल किया जिसका नाम था रितु छाबरिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सॉलिसिटरी जनरल कौन है? तुषार मेहता। दैट सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज वर फेसिंग डिफिकल्टीज। जिस चीज़ में जो है जो हमारी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है ना, वो क्या कर रही हैं? डिफ़िकल्टी फेस कर रही हैं। हैज़ कॉज्ड कंसर्न अमंग लीगल प्रोफेशनल। इसकी वजह से क्या हुआ है? जो क्या है, जो कंसर्न है, जो चिंता है लीगल प्रोफेशनल्स में, वो क्या है? बढ़ गई है। बिसाइड्स द क्वेश्चनेबल लीगैलिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिकॉलिंग इट्स ओन डिसीजन, वट इज़ ऑफ कंसर्न टू इज़ हाउ दिस ऑर्डर वुड इम्पैक्ट द राइट ऑफ द एक्यूज टू बी रिलीज्ड फ्रॉम कस्टडी। तो क्या लिखा हुआ है? बिसाइड्स द क्वेश्चनेबल लीगैलिटी ऑफ द कोर्ट रिकॉलिंग इट्स ओन डिसीजन, मतलब इस चीज़ पे क्वेश्चन उठना कि कोर्ट ने जो रिकॉल किया है अपना ओन डिसीजन, मतलब उन्होंने जो डिसीजन लिया था उसको दोबारा से रिकॉल किया है। व्हाट इज़ ऑफ कंसर्न, मतलब इस बात की तो हमें चिंता है ही है, उसके और क्या चिंता है? व्हाट इज़ ऑफ कंसर्न टू इज़ हाउ दिस ऑर्डर वुड इम्पैक्ट द राइट ऑफ द एक्यूज। हमें इस बात की भी चिंता है कि ये जो ऑर्डर है ये कैसे इम्पैक्ट करेगा जो राइट्स हैं, जो अधिकार हैं किसके? एक्यूज्ड पर्सन के, टू बी रिलीज्ड फ्रॉम कस्टडी, जिसको हमें रिलीज़ करना है कस्टडी से, मतलब जिसको रिलीज होना है, टू बी रिलीज फ्रॉम कस्टडी ऑन May 12 इन इट्स इंटीरियम ऑर्डर। इंटीरियम ऑर्डर कौन सा होता है? जो टेम्पररी ऑर्डर होता है। क्या लिखा हुआ है? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्लैरिफाइड दैट कोर्ट्स कुड ग्रांट डिफॉल्ट वेल इंडिपेंडेंट एंड विदाउट रिलाइंग ऑन द रितु चाबरिया जजमेंट। तो क्या बोला कोर्ट ने? कोर्ट ने एक टेम्पररी ऑर्डर दिया और बोला, और ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने इस बार को क्लैरिफाइड किया कि कोर्ट क्या करेगा? डिफ़ॉल्ट बेल देगा। मतलब जो एक्यूज्ड पर्सन है उस डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है? मतलब नेचुरली जैसे ही टाइम पूरा होगा, उसका पीरियड पूरा होगा, उसको जो है डिफ़ॉल्ट के तौर पे बेल मिल जाएगी, इंडिपेंडेंट एंड विदाउट रिलाइंग ऑन रितु जाबरिया केस। इस बात के लिए हम लोग जो रितु जाबरिया केस है ना, शाबरिया केस जो है, उस पर हम लोग जो है वो रिलाई नहीं करेंगे और हम लोग जो है इसके इंडिपेंडेंट, मतलब इसके बिना ही, इसको देखे बिना ही हम लोग जो है वो अपनी जजमेंट दे देंगे और डिफ़ॉल्ट बेल जो है वो मिल जाएगी किसको? एक्यूज्ड पर्सन को। However, the court's decision to suspend the right of defendants मतलब जो accused person है in criminal cases would lead to further erosion of the constitutional right of the accused and deviate from fundamental principles of criminal procedure। लेकिन जो कोर्ट का डिसीजन है ना, टू सस्पेंड द राइट ऑफ डिफेंडेंट्स, मतलब जो एक्यूज पर्सन है उसके राइट को क्या करना? सस्पेंड कर देना क्रिमिनल केसेस के मामले में। मतलब बाकी केसेस में तो ये सब चलता है, लेकिन क्रिमिनल केसेस के मामले में इस चीज़ को जो है वो सस्पेंड कर देना, एक्यूज पर्सन के राइट को सस्पेंड कर देना। इससे क्या हो सकता है? वुड लीड टू फर्दर इरोजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। इरोजन का मतलब है कम होना। तो इससे क्या हो सकता है? जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है ना, वो फर्दरली जो है वो इरोज हो सकते हैं, धीरे धीरे कम हो सकते हैं। किसके? ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ द एक्यूज्ड, जो एक्यूज्ड पर्सन है, एंड डेविएट फ्रॉम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर,
और इससे क्या हो सकता है, हम लोग जो है वो डेविएट कर सकते हैं, मतलब किससे, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं क्रिमिनल प्रोसीजर के। उसके बाद क्या है, डेविएट का मतलब होता है भटकना, जो मतलब उसको छोड़ के, फंडामेंटल प्रिंसिपल को छोड़ के हम कुछ और तरीके से काम को करना। तो आगे क्या लिखा हुआ है, राइट टू डिफ़ॉल्ट बेल, मतलब डिफ़ॉल्ट बेल जो अपने आप बेल मिल जाती है, उसके अधिकारों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द राइट टू स्टैट्यूटरी बेल ऑफन नोन एज डिफ़ॉल्ट बेल, जो स्टैट्यूटरी बेल है उसको ही बोलते हैं हम लोग डिफ़ॉल्ट बेल, इज़ अवेलेबल टू एक्यूज्ड पर्सन इन केसेस व्हेन द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फेल्स टू कंप्लीट इट्स इन्वेस्टिगेशन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। तो ये जो बेल है ना, ये जो अधिकार है ना, मतलब डिफ़ॉल्ट बेल मिलने का, ये अवेलेबल होता है एक्यूज्ड पर्सन को किन केसेस में, व्हेन द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फेल्स टू कंप्लीट इट्स इन्वेस्टिगेशन, जब जो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है ना वो फेल हो जाती है अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने में, विद इन जो उनको टाइम पीरियड दिया जाता है कि इसके अंदर में आपको क्या करना है, अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करना है। Under Section 1672 of the Criminal Procedure CRPC, the maximum time available to investigators is 60 to 90 days। तो CRPC की जो 1672 जो हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है ना, उसके तहत जो टाइम दिया जाता है ना इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को, वो कितना है, 60 और 90 डेज। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, if the authorities are unable to complete the investigation within this time period, the accused can seek to be released from custody by applying for default bail under the first proviso to section 167 of the CRPC। अगर जो अथॉरिटीज़ है ना वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को पूरा नहीं कर पाते हैं विद इन द टाइम पीरियड, तो जो एक्यूज्ड पर्सन है जिसके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं वो रिलीज़ हो जाता है कस्टडी से बाय अप्लाइंग फॉर डिफ़ॉल्ट बेल। वो अप्लाई कर सकता है डिफ़ॉल्ट बेल के लिए अंडर द प्रोविजन 167 ऑफ CRPC। मतलब अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज अपना काम सही से नहीं कर पाई विद इन जो उनको टाइम दिया गया है 60 to 90 डेज, तो पर्सन जो है वो ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो जाएगा। नोटेबली द डिफ़ॉल्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस बेल comes from the fact that the application is unrelated to the merits of the case and is designed to prevent long term detention of the accused। तो ये नोट करने वाली बात है, the default characteristics of this bail come from the fact that the application is unrelated to merit of the case। तो ये जो डिफ़ॉल्ट बेल का मिलना है ना, ये किस लिए है, ये कहाँ से आता है, इस चीज़ से आता है कि जो एप्लीकेशन डाली गई है ना, जो केस डाला गया है पर्सन पे, अनरिलेटेड टू द मेरिट ऑफ द केस, मतलब उसका केस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, एंड इज़ डिज़ाइन टू प्रिवेंट लॉन्ग टर्म डिटेंशन ऑफ द एक्यूज्ड। और इसको डिफ़ॉल्ट बेल को हम लोग क्यों अप्लाई करते हैं, ताकि किसी भी पर्सन का जो है वो लॉन्ग टर्म डिटेंशन ना हो, मतलब लंबे समय के लिए किसी को ज़बरदस्ती कैद करके ना रखा जाए। द राइट टू डिफ़ॉल्ट बेल हैज़ बीन करेक्टराइज्ड बाय द कोर्ट इन मल्टीपल जजमेंट एज इन इनडेफिसिबल राइट। अब ये इनडेफिसिबल का मतलब क्या होता है, मतलब जिसको आप लोग जब्त कर सकते हैं, किसी चीज़ को कैद करना। तो जो ये राइट टू डिफ़ॉल्ट है ना, इसको कोर्ट क्या बोलता है, किस तरह से करेक्टराइज करता है, अपनी मल्टीपल जजमेंट में कोर्ट ने बोला हुआ है एज एन इनडेफिसिबल राइट। मतलब ये इनडेफिसिबल राइट है, मतलब हम लोग उनको ज़बरदस्ती जो है वो जब्त करके नहीं रख सकते हैं। फ्लोइंग फ्रॉम आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच गारंटीज द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और इसको हम लोग कहाँ से फॉलो करते हैं, जो आर्टिकल हमारा 21 है, जो हमें राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी देता है। Therefore, in cases where investigating authorities attempted to circumvent this procedure, the court rightly called out these tactics and refused to extend custodial detention of the accused। लेकिन जिन केसेस में जो हमारी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ हैं वो क्या कोशिश करती हैं, ट्राई टू सर्कुम्बलेंट। अब ये सर्कुम्बलेंट क्या होता है, इसका मीनिंग होता है किसी चीज़ को दबाने की कोशिश करना, डिसीव करने की कोशिश करना। तो इस प्रोसीजर को जब हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज डिसीव करने की कोशिश करती हैं, द कोर्ट राइटली कॉल्ड आउट दिस टैक्टिक्स एंड रिफ्यूज टू एक्सटेंड द कस्टोडियल डिटेंशन। कोर्ट इस चीज़ को रिफ्यूज़ कर देती है, मना कर देती है ऐसे टैक्टिक्स को, ऐसे तरीक़ों को, ताकि और एंड रिफ्यूज़ टू एक्सटेंड, और जो रिफ्यूज़ कर देती है मतलब मना कर देती है कोर्ट कि हम लोग उसको जो है वो डिटेन नहीं करेंगे दोबारा। डिटेंशन का मतलब होता है कैद करके रखना। इन
Ajpal versus State of Rajasthan, the court held that an investigation report, albeit complete, if filed by an unauthorized investigating officer, would not bar the accused from availing default bail. तो एक केस हुआ था अजपल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2018 में. इसमें कोर्ट ने क्या बोला था? दी कोर्ट हेल्ड दैट एन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, मतलब जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, albeit कंप्लीट, मतलब albeit का मतलब होता है आल्थो, आल्थो का मतलब होता है हालांकि, चाहे वो कंप्लीट हो जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, इफ़ फाइल्ड बाय एन अनऑथराइज्ड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, अगर उसको फाइल करेगा अनऑथराइज्ड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, मतलब जिसके पास अथॉरिटी नहीं है, वुड नॉट वार द एक्यूज्ड फ्रॉम अवेलिंग डिफॉल्ट बेल, वो एक्यूज्ड पर्सन को नहीं रोक सकता बेल लेने से. वार का मतलब होता है रोकना. अगर अनऑथराइज्ड ऑफिसर जो है वो फाइल करेगा चार्जशीट, तो उसको आप लोग, जो एक्यूज्ड पर्सन है ना, उसको आप लोग नहीं रोक सकते बेल लेने के लिए, क्योंकि वो अनऑथराइज्ड ऑफिसर है, उसके पास अथॉरिटी नहीं है. In S. Kasi versus State 2020, the court further stated that even during the COVID-19 pandemic, the investigating agencies would not be allowed any relaxation towards computing and the maximum stipulated period of investigation, which could lead to a additional detention of the accused. Even 2020 में जब कोविड-19 पैंडमिक का टाइम चल रहा था, जो इन्वेस्टिगेशन, जो कोर्ट ने क्या बोला था, कोर्ट ने फर्दर बोला था, द इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज वुड नॉट बी अलाउड, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को हम लोग अलाउ नहीं करेंगे एनी रिलैक्सेशन टूवर्ड्स कंप्यूटिंग द मैक्सिमम स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन. मतलब अगर वो जो रिलैक्सेशन, मतलब जो पीरियड दिया गया है उनको, तो अगर वो उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जैसे 60 to 90 डेज़ मिलता है उनको, उसके अंदर में उनको जो है अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश करनी होती है. तो इससे क्या होगा, जो उसकी जो एक्यूज्ड पर्सन है, जिसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, उसकी जो डिटेंशन है वो बढ़ जाएगी. तो कोर्ट ने कोविड-19 के टाइम भी इस चीज़ को मना कर दिया था कि हम लोग आपको जो है वो आपका टाइम पीरियड जो है उसको नहीं बढ़ा सकते. This interpretation draws from the history of Section 167 of the CRPC, which has its roots in a recommendation of the 41st report of Law of Commission. तो ये जो इंटरप्रिटेशन है ना, ये हम लोग हिस्ट्री से निकालते हैं. 167 ऑफ दी जो CRPC है, जिसके रूट्स, जिसकी जो जड़ें हैं ना, वो जो 41st रिपोर्ट आई थी ना लॉ कमीशन की, उसके अंदर में है. Under the older version of the CRPC, accused person could be detained for a maximum of 15 days. तो अगर जो पिछला वर्जन था ना, जो ओल्ड वर्जन था CRPC का, उसके अकॉर्डिंग जो अक्यूज्ड पर्सन है, जो आरोपित पर्सन है, उसको हम लोग डिटेन कर सकते थे मैक्सिमम 15 दिन के लिए, उससे ज़्यादा हम लोग उसको कैद में नहीं रख सकते थे. नोटिंग द अब्यूज ऑफ दिस प्रोविजन बाय द पुलिस हु केप्ट द अक्यूज्ड अंडर एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ कस्टडी बाय मिस यूजिंग अदर प्रोविजन पर्टेनिंग टू ए ट्रायल, द लॉ कमीशन रिकमेंडेड एक्सटेंडेड द पीरियड फॉर विच एन अक्यूज्ड कुड बी डिटेन इन कस्टडी. तो ये जो अब्यूज़ होता था ना, अब्यूज़ का मतलब होता है किसी को, किसी के साथ गलत करना, गाली गलौज करना. तो इस अब्यूज़ को ख़त्म करने के लिए, तो ये अब्यूज़ क्या था, नोटिंग द अब्यूज़ ऑफ दिस प्रोविज़न बाय द पुलिस, मतलब ये जो इस प्रोविज़न को जो है, नोटिंग द अब्यूज़ ऑफ दिस प्रोविज़न बाय द पुलिस, जो पुलिस क्या करती थी, हु केप्ट द अक्यूज्ड अंडर एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ कस्टडी बाय मिस यूजिंग अदर प्रोविज़न. तो पहले ये 15 दिन का था, तो पुलिस क्या करती थी ना, पुलिस क्या करती थी, जानबूझ के मिसयूज़ करती थी इस रूल का, और जो उसका पीरियड था उसको धीरे धीरे जो है वो बढ़ाती जाती थी. परटेनिंग टू ट्रायल, द लॉ कमीशन, तो लॉ कमीशन ने क्या रिकमेंड किया, एक्सटेंडेड द पीरियड, कि हम लोग इस पीरियड को एक्सटेंड कर देंगे जो 15 दिन का है, फॉर विच एन एक्यूज्ड कुड बी डिटेन इन कस्टडी, जिसके तहत हम लोग जो है वो एक्यूज्ड को कस्टडी में रखते हैं, क्योंकि पुलिस क्या करती थी, उसके ऊपर जो है वो आरोप पे आरोप लगाती रहती थी. दिस फाउंड इट्स वे इनटू द CRPC थ्रू एन अमेंडमेंट इन 1978. और उसके बाद क्या हुआ, इसमें अमेंडमेंट हुई 1978 में, टू काउंटर द पावर्स ग्रांटेड टू इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़ थ्रू एक्सटेंडेड डिटेंशन. A provision for statutory bail was also introduced so as to ensure that the accused is not detained in custody for long period of time. तो क्या हुआ, इस प्रोविज़न को जो है ना, टू काउंटर दी पावर्स ग्रांटेड टू इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़, मतलब काउंटर करना, किसी चीज़ को रोकने की कोशिश करना, जो पावर्स दी गई थी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़ को, थ्रू एक्सटेंडेड डिटेंशन, मतलब हम आप लोग जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं डिटेंशन को. ए प्रोविज़न फॉर स्टैट्यूटरी बेल, इसके तहत इसको काउंटर करने के लिए, रोकने के लिए एक स्टैट्यूटरी बेल का प्रोविज़न लाया गया, ताकि हम लोग किस चीज़ को एंश्योर करें, दैट द अक्यूज्ड इज़ नॉट डिटेन्ड इन कस्टडी फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब बहुत लंबे समय के लिए हम लोग जो आरोपित पर्सन है उसको कस्टडी में ना रखें, इस चीज़ को रोकने के लिए. हियर टू नॉट ए वॉर,
हियर टू का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, और ये एक मतलब नॉट ए वॉर, मतलब वॉर का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकने की कोशिश करना। इसके अंदर में क्या है हम लोग पढ़ते हैं, अनफॉर्चुनेटली दिस प्रोटेक्शंस दैट वर ग्रांटेड टू द एक्यूज्ड वर आल्सो वाइटल्ड इन अ वे इन प्रैक्टिस एज इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज रूटीनली फाइल्ड इनकम्प्लीट और सप्लीमेंट्री चार्जशीट विद इन 60-90 डे पीरियड। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से ये जो प्रोटेक्शंस जो दैट वर ग्रांटेड टू द एक्यूज्ड, मतलब जो प्रोटेक्शंस एक्यूज पर्सन को दी गई थी कि हम लोग जो हैं अगर क्या करेंगे, हम लोग जो है वो एक स्टैट्यूटरी प्रोविज़न लाया गया कि हम लोग जो है वो स्टैट्यूटरी बेल जो है एक्यूज पर्सन को दे देंगे। तो ये जो प्रोविज़न थे ना, इनको क्या किया, वर आल्सो वाइटल्ड। वाइटल्ड का मीनिंग क्या होता है ये भी आप लोग लिख सकते हो, मतलब ये भी धीरे धीरे कम हो गए। किसके द्वारा, अवे इन प्रैक्टिस, मतलब धीरे धीरे इनको भी ख़त्म करने की कोशिश की गई, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज थी ना, अथॉरिटीज़ थी, रूटीनली फाइल्ड इनकम्प्लीट और सप्लीमेंट्री चार्जशीट। वो क्या करती थी, इनकम्प्लीट चार्जशीट पेश करती थी, मतलब पूरी चार्जशीट पेश नहीं करेंगी 60 या फिर 90 डेज़ के अंदर, टू प्रिवेंट द एक्यूज्ड फ्रॉम सीकिंग डिफ़ॉल्ट बेल, ताकि जो एक्यूज्ड पर्सन है उसको रोका जाए, ताकि उसको डिफ़ॉल्ट जो बेल है वो ना मिले। In other instances, the investigating authorities would file charge sheet incomplete or otherwise after this 60-90 days। और कुछ केसेस ऐसे भी थे जिसमें जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है ना, वो चार्ज शीट को फाइल करती थी 60 या फिर 90 दिन के बाद, बट बिफोर द डिफ़ॉल्ट बेल एप्लीकेशन कुड बी फाइल्ड बाय द एक्यूज्ड। लेकिन किससे पहले करते थे, मतलब जब तक जो एक्यूज्ड पर्सन है वो एप्लीकेशन लगाएगा डिफ़ॉल्ट बेल के लिए, तो उससे पहले पहले वो जो है वो चार्जशीट को फाइल कर देते थे। लेकिन क्या करते थे, कभी कभी इनकम्प्लीट फाइल करते थे, या फिर कभी कभी जो है वो 90 डेज से ऊपर टाइम पीरियड हो जाता था। द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन इन रितु चाबरिया डीलेजिटिमेटाइज सच इलीगल प्रैक्टिसेस। तो जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था ना रितु चाबरिया, उसने क्या किया, इसको इलीगल कर दिया, मतलब इसको जो है इसकी जो लीगैलिटी है उसको ख़त्म कर दिया, क्योंकि ये उसने इसको इलीगल प्रैक्टिसेस माना। एंड और उन्होंने क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, एंड हेल्ड दैट इनकम्प्लीट चार्जशीट फाइल्ड बाय द पुलिस वुड नॉट वार एन एक्यूज्ड फ्रॉम अप्लाइंग फॉर डिफ़ॉल्ट बेल। और कोर्ट ने सीधे सीधे बोल दिया कि अगर जो पुलिस जो अथॉरिटीज़ हैं अगर वो इनकम्प्लीट चार्जशीट पेश करेंगी, तो वो चीज़ जो है वो नहीं रोक सकती एक्यूज्ड पर्सन को, आरोपित पर्सन को बेल लेने के लिए, उसको बेल जो है वो मिल जाएगी। द कोर्ट एम्फसाइज दैट द preliminary or incomplete nature of these police reports were revealed that investigation was not complete। कोर्ट ने बोला कि ये जो इनकम्प्लीट चार्जशीट है ना, ये हमें बताती हैं कि जो कोर्ट की जो पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट नहीं हुई है, तो हम लोग जो हैं जो एक्यूज्ड पर्सन है उसको बेल प्रोवाइड कर देंगे। Most importantly, in Ritu Chabaria, the court did not lay down any radically new proposition. Rather, it drew from prior judgments such as Uday Mohanlal Acharya versus State of Maharashtra। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो रितु चाबरिया केस था ना, दी कोर्ट डिड नॉट ले डाउन एनी रेडिकली न्यू प्रोपोजिशन। तो कोर्ट ने जो है ना, प्रोपोजिशन का मतलब क्या होता है, ऑफ़र करना या फिर प्रपोज करना। तो कोर्ट ने इसमें क्या किया ना, कोई नई ज़्यादा चेंजेस लाने की कोशिश जो है ना वो नहीं की। प्रोपोजिशन का मतलब होता है कुछ चीज़ को ऑफ़र करना या प्रपोज करना। रेडिकली का मतलब होता है किसी चीज़ में चेंज लाने की कोशिश करना। रैदर इट ड्रू फ्रॉम प्रायर जजमेंट, इसको जो है ना वो जो पिछली जजमेंट थी ना कोर्ट से उससे इसको लिया गया। ये जो जजमेंट थी सच एज जो मोहनलाल आचार्य वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस हुआ था, जिसने क्या डेलिनेट किया था, डेलिनेट का मतलब होता है कहना, द कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशंस ऑफ राइट ऑफ एन एक्यूज टू अवेल स्टैट्यूटरी बेल, जिसने बात की थी जो राइट है एक्यूज्ड पर्सन का कि उसको जो है वो स्टैट्यूटरी बेल मिले। दस रितु चाबरिया डिड नॉट क्रिएट एनी एडिशनल हर्डल्स इन इन्वेस्टिगेशन। तो जो रितु चाबरिया केस था ना, उसने कोई हर्डल, कोई बाधा क्रिएट नहीं की इन्वेस्टिगेशन में। रैदर हाईलाइटिंग द इनडिफिजिबल नेचर ऑफ द राइट टू सीक डिफॉल्ट बेल, द कोर्ट इन रितु चाबरिया सिंपली रेटरिएटेड दैट इनकम्प्लीट चार्जशीट कुड नॉट प्रोहिबिट द एक्यूज्ड फ्रॉम सीकिंग टू बी रिलीज्ड ऑन डिफॉल्ट बेल। तो रैदर हाईलाइटेड द इनडिफिजिबल नेचर ऑफ द राइट टू सीक डिफॉल्ट बेल, इसका मतलब क्या है, मतलब हाईलाइट करना किसको, इनडिफिजिबल। इनडिफिजिबल का मीनिंग मैंने आपको पहले किया, मतलब किसी को जब्त करने का राइट, किसी को कैद करने का राइट। तो ये जो मतलब इस चीज़ को हाईलाइट करने की कोशिश करना, बड़ा चढ़ाने की कोशिश करना, द इनडिफिजिबल नेचर ऑफ राइट टू सीक डिफॉल्ट बेल, जो इनडिफिजिबल नेचर है, मतलब किसी को ज़बरदस्ती जो है ना जब्त करने की कोशिश करना, इसको हाईलाइट करने की कोशिश जो है वो कोर्ट ने नहीं की। द कोर्ट इन रितु चाबरिया, कोर्ट ने हालांकि क्या बोला, सिंपली रेटरेटेड। रेटरेटली मतलब होता है बार बार किसी चीज़ को दोहराना। तो किस चीज़ को दोहराया उन्होंने,
दैट इनकम्प्लीट चार्जशीट कुड नॉट प्रोविड द एक्यूज्ड फ्रॉम सिक्की टू बी रिलीज्ड ऑन डिफॉल्ट बेल, कि ये जो इनकम्प्लीट चार्जशीट है ना, ये एक्यूज्ड पर्सन को नहीं रोक सकती बेल लेने से। दिस इज फर्दर सीन इन अदर जजमेंट्स विच हैव डेविएटेड दी फ्रॉम रितु छाबरिया ऑन क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट। तो कुछ ऐसी जजमेंट भी आई जिसने जो है वो डेविएट कर लिया, मतलब अपना रास्ता बदल लिया, अपनी जो जजमेंट थी वो चेंज कर दी जो रितु छाबरिया केस में दी गई थी। फॉर इंस्टेंस इन जसबीर सिंह, फॉर इंस्टेंट अभी जो रिसेंटली केस हुआ था जसबीर सिंह का 2023 में, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ए कंप्लीट चार्जशीट फेल्ड विद इन टाइम कुड नॉट बी रिजेक्टेड। कोर्ट ने सीधे बोला कि जो चार्जशीट है जो विद इन टाइम पीरियड के अंदर जो है वो जो कोर्ट जो पुलिस ऑफिसर पेश करेंगे उसको वो रिजेक्ट नहीं हो सकती, बिकॉज द इन्वेस्टिगेशन डिड नॉट हैव सैंक्शन, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन है ना उस पर हम लोग प्रतिबंध नहीं लगा सकते। सैंक्शन का मतलब होता है प्रतिबंध लगाना। कंसीडरिंग दिस पॉसिबिलिटीज इट रिमेन्स unclear as to why the court would want to consider the possibility of recalling the judgment on legally tenuous grounds। tenuous का मतलब क्या होता है? tenuous का मतलब होता है छोटे छोटे, छोटा, स्मॉल। तो ये अभी भी अनक्लियर है कि कोर्ट जो है ना वो क्यों चाहता है, क्यों कंसीडर करता है उन जजमेंट को, मतलब रिकॉल करना जो पुरानी जजमेंट है, उन लीगली मतलब जो छोटे छोटे जजमेंट ग्राउंड्स हैं, छोटे छोटे तरीके हैं, तो उनके लिए पुरानी जजमेंट को रिकॉल करने की कोशिश क्यों बार बार कोर्ट करता है। दिस डिसीजन इज़ पर्टिकुलरली अलार्मिंग। ये जो डिसीजन है ना ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है, मतलब हमें चौंकाने वाला है। बिकॉज द राइट टू डिफॉल्ट बेल विच हैज़ बीन इंटरप्रेटेड सो फार एज फ्लोइंग फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुड पॉसिबली बी मेड सबसर्विएंट टू कंसर्न्स ऑफ डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज़। क्योंकि ये जो डिसीजन है ना कि हम लोग जो हैं जो भी वो चार्जशीट फेल करेंगे वो उसको हम लोग सही मानेंगे, विच हैज़ बीन दिस डिसीजन अलार्मिंग, क्योंकि जो राइट टू डिफॉल्ट बेल है ना, मतलब जो हक है कि उस पर्सन का कि उसको बेल मिलेगी, विच हैज़ बीन इंटरप्रेटेड, जो कहाँ से आया हुआ है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आया हुआ है, कुड पॉसिबली बी मेड सबसर्विएंट। सबसर्विएंट का मतलब क्या होता है? मतलब यह हेल्पफुल है, सहायक है। सबसर्विएंट का मतलब होता है हेल्पफुल होना टू कंसर्न ऑफ डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज़, जो डिफ़िकल्टीज फेस करती हैं इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़। But makes the matter even more serious is the Supreme Court also agreed to defer decisions on default bail for accused person across the country, which would have been which would have been decide as per रितु छाबरिया। तो मतलब ये मैटर और भी सीरियस हो जाता है क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है ना उसने भी एग्री किया है टू डेफर डिसीजन ऑन डिफ़ॉल्ट बेल, कि हम लोग जो है वो जो हमारा डिसीजन है ना कि बेल प्रोवाइड करने का उसको हम लोग जो है वो पोस्टपोन कर सकते हैं। डेफर का मतलब होता है रोकना या फिर पोस्टपोन करना एक्यूज्ड पर्सन के लिए पूरी कंट्री में, विच वुड हैव बीन डिसाइडेड एज पर रितु छाबरिया, जो कि रितु छाबरिया केस में डिसाइड हुआ था। ठीक है। कंसीडरिंग दिस सीरियस implications of this judgment on the constitutional right of the accused, it is imperative that the three bench of the Supreme Court hearing this matter does not sacrifice procedural propriety। तो ये जो propriety है ना इसका मतलब होता है suitability या फिर merit, उसको बोलते हैं propriety। तो क्या लिखा हुआ है कि गिवन दी सीरियस इम्प्लीकेशन ऑफ दिस जजमेंट ऑन दी एक्यूज्ड पर्सन, मतलब जो एक्यूज्ड पर्सन है उसके इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकते हैं। इम्प्लीकेशन का मतलब होता है इफेक्ट। इट इज़ इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव का मतलब होता है ये मैंडेटरी है, ज़रूरी है कि जो 3 जज बेंच है ना सुप्रीम कोर्ट की, जो कि इस जजमेंट को हियर कर रही है, सुन रही है, डज नॉट सेक्रीफाइड प्रोसीजर, वो प्रोसीजर्स जो है उनको सेक्रीफाइस ना करें एट द अल्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, अपने कन्वीनियंस को पूरा करने के लिए उस बेसिस पे वो जो प्रोसीजर है ना कॉन्स्टिट्यूशन का उसको सैक्रिफाइस ना करें। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। जिसने वीडियो देखा है पहले लाइक कर देना, कमेंट कर देना और टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लेना, उसमें आपको PDF मिल जाएगी। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद।